हेलो। आज की स्टोरी है पोइट्स एंड पेनकेक्स, जो लिखी है अशोक मित्रन ने। ये एक इंडियन राइटर है और ये स्टोरी एक बुक का पार्ट है, माय ईयर्स विथ बॉस। उसमें से लिया गया है, जिसमें जेमिनी स्टूडियो की बात की गई है। किस तरह से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बात की गई है वो हम देखेंगे। शुरू करते हैं हमारे कैरेक्टर्स से। पहला है बॉस, जो मैन पर्सन है, एस बासन जी। सेकंड सुब्बू, इनको सेकंड नंबर की पोजीशन मिली है जेमिनी स्टूडियो में। लीगल एडवाइज़र और ऑफिस बॉय, 4 कैरेक्टर्स हैं। शुरू करते हैं हम हमारी कहानी को। जेमिनी स्टूडियो वो जगह है जहाँ पर मेकअप मटेरियल्स में खास करके पेनकेक्स नाम का ब्रांड बहुत यूज़ होता था। ओल्ड जो भी एक्ट्रेसेस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर्स हैं और ऑथर सोचते हैं कि अभी जो मॉडर्न एक्ट्रेसेस हैं शायद इनके बारे में ना ज़्यादा जानते हो। तो ये है जेमिनी स्टूडियो जो बहुत फेमस है। साथ में इसको रॉबर्ट क्लाइव्स का, ऐसा कहते हैं, ये तबेला था, पहले स्टेबल था। ठीक है। अब मेकअप रूम किस तरह का है, तो मेकअप रूम में एकदम हेयर कटिंग सैलून की जैसा है। बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं, उनके साथ में लाइट्स हैं। जब लाइट्स जला दो तो बहुत सारा डिफ़िकल्टी होती है एक्टर्स के लिए, क्योंकि जो डेजलिंग लाइट्स है वो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करती है और जिस वजह से बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं जो लोग वहाँ काम करते हैं। किस तरह से ये पूरा एक नेशनल इंटीग्रेशन दिखाता है, तो देखेंगे कि मेन चीज़ जो है पूरा का पूरा जेमिनी स्टूडियो, उसमें महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, हर जगह के लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक नेशनल इंटीग्रेशन को भी बताता है। ऑथर जो हैं अशोक मित्रन जोकिंगली कहते हैं कि ये जो मेकअप मैन हैं, इनकी स्किल्स लोगों को खूबसूरत करने की नहीं है। बहुत सारा पैनकेक्स यूज़ करके, लोशन पोशन यूज़ करके ये लोगों की ब्यूटी को बिगाड़ देते हैं। ये उनका एक मजाकिया वे में कहने का है। उसके अलावा किस तरह से मेकअप में भी हायरार्की देखने को मिलती है, तो वो बताते हैं कि जो चीफ मेकअप मैन होते हैं वो सिर्फ लीड रोल्स वाले एक्टर्स एक्ट्रेसेस को मेकअप करते हैं। सीनियर असिस्टेंट जो है वो सेकंड हीरो हीरोइन को देखते हैं और जूनियर असिस्टेंट जो हैं वो मेन कॉमेडियन को मेकअप करते हैं। जबकि जब बहुत ज़्यादा लोग हों या वैसा क्राउड हो तो ऑफिस बॉय उनको देखते हैं। अब ऑफिस बॉय की बात करें तो ये कोई बॉय नहीं है, ये लगभग अर्ली 40s का एक मैन है। जब वो स्टूडियो में आया था तो बहुत सारी इच्छाएं थी। वो टॉप का फिल्म स्टार, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिक राइटर, ये सब बनना चाहता था। बहुत सी पोइट्री भी लिखी, लेकिन जब ज़्यादा क्राउड शूटिंग का टाइम होता है तो यही लोगों को पेंट करने का और ये सब काम करता है। अब बात करते हैं नैरेटर का क्या काम है। तो नैरेटर को एक छोटा सा रूम मिला हुआ है, उसमें सिर्फ इतना काम है कि उसको पेपर की कटिंग्स काट के लगानी है। मतलब उसका काम ना के बराबर होता है। तो वहाँ जो लोग भी हैं, चाहे ऑफिस बॉय से लेके सब, जो आता है वो उसको कुछ ना कुछ सुना के चला जाता है। तो नैरेटर जो है वो चाहते हैं कि कैसे भी स्टूडियो को वो छोड़ दें और वो प्रे भी करते हैं कि क्राउड शूटिंग हो तो ज़्यादा इन सब चीज़ों से, झमेलों से बचे रहते हैं। अब सुब्बू की बात करें तो सुब्बू की पोजीशन है नंबर 2 की। जैसा कि बताया है ऑथर ने कि बहुत ही चीयरफुल पर्सन है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मूवी, मतलब उनके लिए टफ काम नहीं है। वो हर चीज़ को आसान बना देते हैं। चाहे प्रोड्यूसर से लेके कोई भी हीरो तक को, किसी को भी वो सलाह दे सकते हैं और उनके लिए कोई भी काम टफ नहीं होता है। बहुत ही चीयरफुल पर्सन है। पोइट और एक्टर भी बहुत बढ़िया है। उसकी भी बात की गई है कि बहुत सारी पोएट्री भी लिखी है, लेकिन एक फिल्म की सक्सेस के पीछे वो जो ओवरशैडो में उनकी पोएट्री की जीनियसनेस छुप गई है। उन्होंने स्टोरी पोएम्स को कंपोज किया है। साथ में 20th सेंचुरी की जो देवदासीज का जो मैनर है, मूड है, उसको भी उन्होंने रिक्रिएट किया है। नैरेटर बताते हैं कि सुब्बू इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि कई बार तो वो माइनर रोल भी करते हैं तो भी लीड एक्टर्स से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। सभी वो हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, रिलेटिव्स के साथ परमानेंटली उनको जुड़े रहते हैं और साथ में वो बॉस के बहुत करीब रहते हैं। इस वजह से उनके कई सारे दुश्मन भी हैं। ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है।
बात करते हैं लॉयर की, तो स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर का भी एक काम है, लेकिन सब उन्हें लीगल एडवाइज़र के बजाय इलीगल एडवाइज़र कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अनइंटेंशनली एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को जो मतलब प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कुछ कह रहे थे उसको रिकॉर्ड करके और शायद बता दिया था कहीं, और इस वजह से उसका कैरियर जो है ख़त्म हो गया था। वो भी मतलब दूसरे लोगों से बहुत अलग हैं, क्योंकि वो खादी और शर्ट पहनते हैं, खादी और धोती वगैरह, तो उस वजह से क्या है कि डिफरेंट दिखते हैं। हाँ, वो बॉस के बहुत क्लोज रहते हैं, इस वजह से एक बार उन्हें फिल्म प्रोड्यूस करने का चांस मिला, लेकिन वो फ्लॉप रही। अब बात करते हैं हब ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। जो जेमिनी स्टूडियो है वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पोइट्स, राइटर्स, क्योंकि वहाँ जो उसकी जो मेस है वहाँ पर बहुत सारी मतलब एक्सीलेंट कॉफ़ी मिलती है 24 घंटे, तो ज़्यादातर लोग वहीं मिलते हैं। और जब एक बार लोग अपना लीजर टाइम जो है, फ्री टाइम, वहीं पे स्पेंड करने भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर लोगों से जुड़ा है। जेमिनी स्टूडियो में कुछ बार पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर वो गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस हैं। लोग खादी पहनते हैं वहाँ के सभी लोग, और कम्युनिज्म को लेके उनको थोड़ा सा मिस अंड कंसेप्शंस भी हैं, तो अपोज भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो कम्युनिस्ट पीपल होते हैं वो क्या है, वायोलेंट होते हैं। एक बार इसी तरह से स्टूडियो जो होस्ट करता है फ्रैंक बुचमैन्स का MRA, मतलब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिज्म को एंटी मतलब उसके अगेंस्ट में कहते हैं। लगभग 1952 की बात है, 200 लोग के करीब। तो नैरेटर बताता है कि किस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ जुड़े, क्रिटिसाइज भी किया गया इस ग्रुप को। उनके जो 2 प्ले थे, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किए तमिल और मद्रास ड्रामा को। उन्होंने वहाँ 600 मेंबर्स ने मतलब उनके प्ले को बार बार देखा गया। और वो जो ग्रुप था वो खास करके एंटी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के लिए फेमस था। लेकिन नैरेटर फील करता है कि जब ये ग्रुप को होस्ट करते हैं वो, तो इसी बहाने जो स्टूडियो के जो रूटीन मोनोटोनस वे था वो कैसे भी ख़त्म होता है। तभी ऑथर बताते हैं कि एक बार एक विजिटर और विजिट करने आते हैं, और ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि वो एक पोएट और एडिटर थे। हालांकि वो बहुत फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशन से नहीं जुड़े थे। जब गेस्ट आते हैं तो बॉस जो है वो बहुत सारी उनके बारे में लॉन्ग स्पीच देते हैं, लेकिन विजिटर जब वो खुद आके बोलने को शुरू करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते उनकी वॉइस। उनका एक्सेंट जो है बहुत मुश्किल होता है समझ पाना, और उनकी जो विजिट है वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह जाती है। उसके बाद नैरेटर चाहते हैं, एक बार एक मौका मिलता है कि उनको एनकाउंटर में, मतलब जो जर्नल है उसमें वो पार्टिसिपेट करें कॉन्टेस्ट में, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में। तो वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जांच कर लें कि क्या है कैसा है। तो वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं, और वहाँ जब एडिटर्स का नाम देखते हैं तो उनको तो पता चलता है कि वो स्टीफन स्पेंडर हैं, और तुरंत उन्हें याद आ जाता है वो गेस्ट जो वहाँ पर आया था जेमिनी स्टूडियो में, कि वो तो स्टीफन स्पेंडर थे, जो बताने आए थे बहुत सारी चीज़ों को, कम्युनिज्म को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं शायद उनको लेके। और राइटर को याद आ जाता है कि ये तो मतलब उनसे बहुत कहीं ना कहीं उनको अपना कनेक्शन देखते हैं उसमें, और बहुत ही एक्साइटेड होके वो शॉर्ट स्टोरी के ऊपर वर्क करते हैं और अपनी एंट्री भेज देते हैं। कुछ सालों के बाद जब वो अपनी जेमिनी स्टूडियो से जॉब छोड़ देते हैं, तब एक लो प्राइस बुक उनको मिलती है। बुक का नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड। ये शायद 50th एनिवर्सरी जो है रशियन रिवॉल्यूशन की थी, उसके मौके पे रिलीज़ की गई थी। और ये एक ऐसे का कंपाइलेशन था, 6 ऐसे का, और उसमें बताई गई थी जर्नी किस तरह से कम्युनिज्म की, और कैसे ये डिसअपॉइंट भी हुए, उसका मतलब रिटर्न की बात की गई है। स्टीफन स्पेंडर ने भी इसमें एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था, और तुरंत ही नैरेटर को याद आ जाता है कि स्टीफन स्पेंडर जब जेमिनी स्टूडियो आए थे तो क्यों आए थे। वो कम्युनिज्म के जो मिसकंसेप्शंस थे उसको क्लियर करने के लिए और बाकी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए आए थे, लेकिन उस समय लोग समझ नहीं पाए उस चीज़ को।
और इस तरह से जो नैरेटर के माइंड में, ऑथर के, जो अशोक मित्रन के माइंड में जो एक डाउट्स थे, जो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी, वो रिजॉल्व्ड हो जाती है। तो ये एक छोटा पार्ट था जो एक बड़े बुक में से लिया गया है, जो अशोक मित्रन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है, जिस बुक का नाम है माई ईयर्स विद बोस, जिसमें हमने बताया है खास करके एस वासन, जो जेमिनी स्टूडियो के मैन पर्सन थे, फाउंडर, उनके साथ जो टाइम बिताया था उसकी बात की गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फर्दर आपको सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।